Shown below is a cuboid with water in two different orientations. The length, breadth, and height of the cuboid are distinct. The cuboid has a volume of 480 centimeter cube of water. तो इसका वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का 480 सेंटीमीटर क्यूब और उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे दो ओरिएंटेशन है। एक ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन 1 है और दूसरा ओरिएंटेशन है ये सेकंड ओरिएंटेशन है। ये फर्स्ट ओरिएंटेशन है, ये सेकंड ओरिएंटेशन है और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है और जो इसमें पानी है यहाँ तक भरा हुआ है, मतलब ऊपर से जो हाइट है 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन 2 में 5 सेंटीमीटर है और ये जो है तो ओरिएंटेशन 2 में इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है और अलोंग हाइट इसको इसका जो बेस है वो अलोंग हाइट है। ओरिएंटेशन 2 में जो बेस है वो अलोंग हाइट है, मतलब ये जो हाइट है इसकी ये h है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन 2 में जो बेस होगा ये अलोंग हाइट होगा, ये h होगा। तो ये ओरिएंटेशन 1 है, ओरिएंटेशन 2 है। अब लिखा है इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन ओरिएंटेशन 2 इज हाफ, तो यहाँ पे कुछ पानी भरा हुआ है यहाँ पे जो ओरिएंटेशन 2 है, तो इसकी हाइट मान लेते हैं y है। तो इफ हाइट ऑफ वाटर इन ओरिएंटेशन 2 y इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट इन ओरिएंटेशन 1, तो ओरिएंटेशन 1 में वाटर की हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, ये है h-4 क्योंकि ऊपर की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो लेवल है ये यहाँ तक है, तो h-4 हो जाएगा। ये हाइट जो होगी h-4 होगी, तो ये h-4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 2y इज इक्वल टू y को हम लिख सकते हैं h-4 अपॉन 2। तो ये हाइट है ओरिएंटेशन 2 में वाटर की हाइट है। तो ये पहले इक्वेशन है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन बोथ द ओरिएंटेशन। तो हमें दोनों ओरिएंटेशन में वाटर की हाइट फाइंड करनी है। वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 480। अब वॉल्यूम दे रखा है तो ओरिएंटेशन 1 में हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम x ले लेंगे तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल है वॉल्यूम निकालना, नहीं है। हाइट दे रखी है h-4 और बेस ये एरिया बेस ऑफ एरिया 5 इंटू एक्स। और अगर हम सेकेंड ओरिएंटेशन में देखेंगे जो वॉल्यूम होगा वो होगा ये फर्स्ट ओरिएंटेशन का वॉल्यूम है और सेकेंड ओरिएंटेशन में बेस का एरिया 5 इंटू एच इंटू हाइट ऑफ वाटर, ये y है। और y हम इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एच इंटू हाफ इंटू h-4। तो ये वॉल्यूम है और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है हाइट, बट ओरिएंटेशन 1 में अगर वॉल्यूम चेक करेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है। तो यहाँ से ज़्यादा यहाँ से पॉसिबल नहीं है ओरिएंटेशन 1 से हाइट फाइंड आउट करना, तो इसलिए हम ओरिएंटेशन 2 का इक्वेशन यूज़ करेंगे हाइट फाइंड करने के लिए। ओरिएंटेशन 2 का इक्वेशन तो ये 480 हो जाएगा क्योंकि दोनों ओरिएंटेशन में वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे भरेंगे तो इसको अगर हम रोटेट करेंगे और यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, हाइट चेंज हो जाएगी बस। तो यहाँ पे हम ओरिएंटेशन 2 की हेल्प से हाइट फाइंड करेंगे। तो ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, वॉल्यूम दे रखा है 480 और इक्वेशन है 5h, तो ये हो जाएगा 960 इज इक्वल टू
5h² माइनस 20h, तो 5h² माइनस 20h माइनस 960 इक्वल टू 0। तो यहाँ से h² माइनस 4h माइनस 2 6 12 18 19 192 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। h इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 16 प्लस 4 2 जा 8 6 768 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 8 6 14 8 784 अपॉन 2। तो 784 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से 784 किसका स्क्वायर हो सकता है? 28 का स्क्वायर होगा 784। तो यहाँ से ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 28 अपॉन 2। तो ये होगा 16 कॉमा माइनस 12। तो हाइट की दो वैल्यूज हैं 16 एंड माइनस 12, तो हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको इग्नोर करेंगे। तो h की वैल्यू है 16। तो ओरिएंटेशन 1 में जो हाइट ऑफ वाटर होगी, अब यहाँ पे हमें दोनों ओरिएंटेशन में वाटर की हाइट निकालनी है। तो पहले ओरिएंटेशन में वाटर की हाइट h-4 है, दूसरे ओरिएंटेशन में वाटर की हाइट y है और वो है हाफ h-4। तो यहाँ से h-4 की वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू 16 है, 16 माइनस 4 12। तो पहले ओरिएंटेशन में वाटर की हाइट 12 सेंटीमीटर होगी, दूसरे ओरिएंटेशन में वाटर की हाइट 6 सेंटीमीटर होगी। तो ओरिएंटेशन चेंज करने से वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम रहेगा बट हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट विल चेंज, हाइट विल चेंज। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, तो डिस्टेंस गिवन है टोटल जर्नी का 600 किलोमीटर। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, तो एयरक्राफ्ट की स्पीड रिड्यूस हो गई बैड वेदर के कारण। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। तो स्पीड रिड्यूस हुई, पहले स्पीड s1 थी, टाइम t1 था, दूसरे में स्पीड s1 माइनस 200 हो गई, तो टाइम इंक्रीज हो गया t1 प्लस 30 अपॉन 60, क्योंकि टाइम 30 मिनट्स में है ये, तो 30/60 ये आवर्स में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 आवर। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ टाइम निकालेंगे। तो टाइम डिफरेंस कितना है? t2, ये t2 मान लेंगे हम इसको। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 30/60। कितना टाइम इंक्रीज हुआ है? हाफ एन आवर से टाइम इंक्रीज हो गया। तो t2 क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 600, स्पीड s2 की स्पीड क्या है? s1 माइनस 200 माइनस डिस्टेंस 600 अपॉन s1 इज इक्वल टू हाफ। तो ये हो जाएगा 1200 और यहाँ से इंटू 200, s1 स्क्वायर माइनस 200 s1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या फिर फैक्टराइजेशन से। 200 s1 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 24 1 2 3 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से स्पीड की वैल्यू आ जाएगी और हमसे पूछा है शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम कितना लगा है। शेड्यूल्ड ड्यूरेशन पूछा है, t1 पूछा है हमसे कि अगर वो नॉर्मल स्पीड पे अगर फ्लाइट रन करेगी तो उसे कितना टाइम लगेगा।
तो यहाँ से S1 की वैल्यू निकालेंगे, S1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर माइनस 200, S1 माइनस 24, 1 2 3 4 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिगर्स बहुत बड़ी हैं तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो S1 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 0 0 0 0 प्लस 96 0 0 0 0 अपॉन 2, तो 40,000 और 960, तो ये हो जाएगा 1000 तो 200 प्लस माइनस 1000 अपॉन 2, तो इसकी दो वैल्यू आएंगी 600 और माइनस 400। तो स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो स्पीड जो होगी 600 के बराबर होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है 600 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 600 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस दे रखा है 600 किलोमीटर, तो टाइम टेकन बाय फ्लाइट when having a normal weather is equal to distance upon initial speed। distance टाइम, ये वो टाइम है जब वेदर नॉर्मल वेदर है। वेदर नॉर्मल वेदर में जो टाइम होगा वो होगा 600 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा 1 आवर। तो नॉर्मल वेदर है तो टाइम 1 आवर लगेगा, तो शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज 1 आवर। तो 1 आवर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हमसे पूछा होता कि बैड वेदर के कारण कितना टाइम लगेगा, तो इसका आंसर होता 1.5 आवर, क्योंकि 30 मिनट इंक्रीज हो जाएगा बैड वेदर के कारण टाइम। तो जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो 1 आवर होगा। शेड्यूल ड्यूरेशन पूछा है तो 1 आवर इसका करेक्ट आंसर होगा। दो पाइप है ए एंड बी। इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर, तो इसको मान लेते हैं लार्जर डायमीटर का पाइप है, ये स्मॉलर डायमीटर का पाइप है। तो ये लार्जर डायमीटर का पाइप है और ये स्मॉलर डायमीटर का पाइप है। और तो इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर used for 4 hours and pipe of smaller diameter used for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of a smaller diameter takes 10 hours more। तो अगर लार्जर पाइप t hours लेता है तो स्मॉलर पाइप t प्लस 10 आवर्स लेगा टैंक को भरने के लिए। और यहाँ पे दे रखा है कि अगर दोनों पाइप कुछ समय के लिए एक साथ यूज करते हैं हम, तो वो दोनों मिलके हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, तो टोटल जो पूल है उसको आधा भर देते हैं। तो पाइप जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है उसको 4 घंटे यूज किया, तो उसने कितना यूनिट कंट्रीब्यूट किया, तो ये हो जाएगा 4 टी यूनिट्स पर आवर। ये इसकी जो टाइम होगा ये होगा यूनिट्स आवर्स पर यूनिट। सिमिलरली यहाँ पे आवर्स पर यूनिट, तो एक यूनिट में टी आवर्स ले रहा है और बी जो ले रहा है पर यूनिट टी प्लस 10 आवर्स ले रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ए ने कितने घंटे काम किया, 4 घंटे। चार उसमें उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये हो जाएगा 4/t यूनिट्स। सिमिलरली बी ने कितने घंटे काम किया, 9 घंटे अपॉन टी प्लस 10 आवर्स पर यूनिट। तो बी का जो कंट्रीब्यूशन है 9/t+10 होगा। तो दोनों का यूनिट्स दे रखा है 10, 4/t यूनिट्स एंड 9/t+10 यूनिट्स। अब लिखा है कि टोटल जो यूनिट्स हैं
इन दोनों को ऐड करेंगे अगर 4/t यूनिट्स प्लस 9/t यूनिट्स, ये दोनों का इंडिविजुअल वर्क है, ये टोटल हाफ यूनिट्स के बराबर है, हाफ यूनिट्स के बराबर है। मतलब आधा पूल इन्होंने इतना काम किया तो आधा पूल फिल हो गया, तो ये है हाफ पूल इज फिल्ड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे हमें टी की वैल्यू पता लगेगी। तो फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे t+10 की वैल्यू निकालनी है। तो 4, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4t + 40 + 90, ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू t² + 10t। तो 80 + 80 + 18t - 10t इज इक्वल टू t²। तो ये 8 16t हो जाएगा, t² - 16t - 80 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, तो t की वैल्यू होगी, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे या फैक्टराइजेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो t² - 16t - 80 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, तो इसके जो भी फैक्टर्स होंगे उनका सम होना चाहिए 16 के बराबर। तो 80, 1 × 80, 2 × 40, 4 × 10, 5 × 16, 6 × 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, 7 8 8 × 10 और 9 10। तो यहाँ पे ऐसे कोई फैक्टर्स 4 12 16 5, तो यहाँ पे जो है ये 4 × 20 होगा, 4 × 20। तो अब यहाँ पे हमें ऐसा पेयर ढूंढना है, ये फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे ऐसा पेयर ढूंढना है हमें जिनका सम 16 होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है 4 × 20, बाकी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 - 20 अगर करेंगे तो -16 आएगा, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे t² - 20t + 4t -18 -80 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये होगा, t कॉमन लेंगे, t - 20 + 4 t - 20 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आएंगी, 20 और -4। तो t नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे, और t इज इक्वल टू 20। तो लार्जर डायमीटर का जो रेट है वो है 20 आवर्स पर यूनिट का रेट है। तो दोनों का रेट निकालना है, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल इंडिविजुअली। तो ए जो है 20 घंटे में पूल को फिल करेगा, तो ए जो है टी की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू t+10 इक्वल टू 30। तो ये इसका आंसर होगा। तो जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है वो 20 घंटे लेगा पूल को फिल करने के लिए, और जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है वो t+10 घंटे लेगा पूल को फिल करने के लिए, मतलब 30 घंटे लेगा पूल को फिल करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाइप ए 20 आवर्स, पाइप ए 20 आवर्स एंड पाइप बी 30 आवर्स।